नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 26 अक्टूबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए रिमाइंडर दैट इंडिया स्टिल ट्रेल्स इन द हंगर फ्राइट। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी पीछे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का जो स्थान है वो यहाँ पर 101वां है। और हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उन्होंने हमसे अच्छा स्कोर किया। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 0 से 100 के बीच में देशों की रैंकिंग करता है, उन्हें नंबर देता है। और यहाँ पर 0 का मतलब होता है कि आपके देश में भुखमरी की कोई समस्या नहीं है। और जबकि अगर आप 100 के आसपास है तो इसका मतलब होता है कि आपके देश में जो भुखमरी की समस्या है वो बहुत ही व्यापक है। और यहाँ पर भारत को जो है सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साल दर साल भारत में जो भुखमरी की समस्या है वो बढ़ ही रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भारत की रैंकिंग थी वह 2016 में 97 थी, लेकिन 2021 में वह 101वें स्थान पर पहुंच गया है। और इसी को लेकर के यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ये जो इंडेक्स है यह बताता है कि भारत अभी भी भूख के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो पद्धति अपनाई गई है उसमें ही खामियां हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे देश की जो वास्तविक स्थिति है भुखमरी की समस्या को लेकर के उसे नकारना है। आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग देने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है उस पर सवाल उठाए गए हैं। और उसी को लेकर के यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत सरकार बेवजह ही इस तरह के काम कर रही है और इसके बजाय उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश में जो भुखमरी की समस्या है उसे दूर किया जाए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किन किन संकेतकों के आधार पर यहाँ पर देशों को रैंकिंग दी जाती है और यहाँ पर भारत सरकार का क्या कहना है, उस बात को भी हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें 4 प्रमुख संकेतक होते हैं जिसके आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पर जो पहला संकेतक है वो है जनसंख्या में कुपोषण का प्रतिशत। दूसरा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग की समस्या। आप सभी जानते हैं वेस्टिंग का मतलब होता है कि वैसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम है और यह इस बात का सूचक है कि उस बच्चे में कुपोषण की समस्या है, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर जो तीसरा आधार है वो ये है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग की समस्या। और आप सभी जानते हैं कि चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जिनका कद उनके उम्र के लिहाज से कम होता है। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि आखिर ये वेस्टिंग क्या होता है और ये स्टंटिंग क्या होता है। वेस्टिंग का मतलब होता है कि कद के हिसाब से वजन में कमी और स्टंटिंग का मतलब होता है उम्र के हिसाब से कद में कमी। और ये दोनों इस बात के सूचक हैं कि जो वो बच्चा है वह कुपोषण का शिकार है। इसके अलावा जो यहाँ पर चौथा आधार है वो है बाल मृत्यु दर, यानी कि 5 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का प्रतिशत। तो ये 4 ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। अगर हम इन 4 आधार के प्रतिशत की बात करें, वेटेज की बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहला और आखिरी यानी कि जनसंख्या में कुपोषण का जो प्रतिशत है और बाल मृत्यु दर है उन्हें 1/3 यानी कि 1/3 का वेटेज दिया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरे और तीसरे नंबर पर आधार हैं उन्हें 1/6 और 1/6 का वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस आधार को कितना वेटेज दिया जाता है और इसी पर जो स्कोर करता है जो देश, उसके आधार पर उसे रैंकिंग दी जाती है। अब यहाँ पर मामला क्या है, अब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा अपनी क्या बातें रखी गई है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कौन सी बातें उठाई जा रही हैं उस मामले को भी हम लोग पहले जान लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पर यह कहा गया है कि जो रिपोर्ट है वह भारत की जमीनी वास्तविकता और तथ्यों से परे है। यहाँ पर मंत्रालय का ये कहना है कि इंडेक्स बनाने में
जिस मेथड का उपयोग किया गया है वह अनसाइंटिफिक है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि मंत्रालय के द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 के रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसी रिपोर्ट के डेटा का उपयोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किया गया है। यहाँ पर जो FAO का रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि 2018 से 20 के बीच में भारत की 15.3% आबादी अंडर नरिश थी, यानी कि उसमें कुपोषण की समस्या थी और इसी का इस्तेमाल यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बनाते समय किया गया है। FAO के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो चाइल्ड वेस्टिंग की समस्या है वो भी भारत में बहुत ही गंभीर है और यहाँ पर जो बच्चों में इसका प्रतिशत है वह 17.3% है और इन दो कैटेगरी में भारत ने बहुत ही खराब स्कोर किया है, जिसके कारण भारत का जो स्थान है वह 101 मिला है। और भारत सरकार के द्वारा इसी डेटा को लेकर के सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि यहाँ पर जो डेटा दिया गया है कुपोषण का और वेस्टिंग का वह सही नहीं है और इसलिए भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति जताई गई है। लेकिन यहाँ इस एडिटोरियल में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर जो भी डेटा दिए गए हैं GHI के द्वारा वे डेटा भारत सरकार के जो सर्वेक्षण हुए हैं उनमें भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का जिक्र किया गया है, जिसका जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो समस्या है वह गंभीर है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे जरूर हैं जहां पर इन दोनों समस्याओं में कमी आई है, लेकिन जो सर्वेक्षण है वो साफ साफ बताते हैं कि भारत में अभी भी ये सारी समस्याएं व्याप्त हैं। इसके अलावा जो खपत व्यय सर्वेक्षण है उसमें भी ये दिखाया गया है कि 2012 से 18 के बीच में जो ग्रामीण खपत है उसमें गिरावट आई है और शहरी खपत में बहुत ही मामूली वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि गांव के लोगों के द्वारा अपने भोजन पर भी कम खर्च किया जा रहा है और शहरों का हाल भी इससे कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो रिपोर्ट आया है GHI का उसमें जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा जो सर्वेक्षण किए जाते हैं उसमें भी बार बार प्रदर्शित होती हैं और इसीलिए भारत सरकार का ये कहना कि यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो गलत है यह कहीं से भी सही नहीं लगता। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत सरकार को भूख से निपटने के लिए अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना होगा। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो प्रगति का दर है वो बहुत ही धीमा है और इसके कारण भारत जो है भूख की समस्या से निपटने में सफल नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उठाया गया है। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से देशों को रैंक दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है और यहाँ पर भारत सरकार किन डेटास पर जो है अपने आपत्तियों को उठा रही है उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लेकिन जो इस एडिटोरियल का जो मुख्य भाग है वो यहाँ पर समझ में आता है आपको, जहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत सरकार को इस डेटा के मायने को समझते हुए हमारे देश में भूखमरी की समस्या से मुक्ति पाने के लिए काम करने चाहिए। यहाँ पर जो भी योजनाएं चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए उन सभी को सही तरीके से लागू करना चाहिए। भारत सरकार को खाद्य सुरक्षा को लेकर के और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो मिड डे मील जैसी योजनाएं हैं उसको अच्छी तरीके से लागू करना चाहिए, उसके अंदर और सारे बच्चों को लाना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए कि आखिर ये भूखमरी की समस्या क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, किस तरीके से बच्चों को सही तरीके का खाना देना चाहिए। तो इस तरह के काम करके भारत सरकार जो भूख की समस्या है हमारे देश में उससे निजात पा सकती है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है इंड द इम्पासेस और ये टॉपिक जेएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। शाहीन बाग का मामला आया, फिर अभी किसानों के द्वारा वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसके कारण वहां पर बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार ये कहा गया है कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान में रखना चाहिए
कि इससे दूसरे लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि आखिर जो दो अधिकार हमें दिए गए हैं, यानी कि विरोध करने का अधिकार और दूसरा स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार, इसके बीच में जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और सरकार को किस तरीके से प्रदर्शन को लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि शाहीन बाग वाले मामले में भी और अभी जो किसान आंदोलन हो रहे उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ कहना है कि जनता के पास विरोध करने का अधिकार है और वह इस अधिकार का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। लेकिन शाहीन बाग वाले मामले में भी और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन आंदोलनों से दूसरों को जो है कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है जनता के स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार की, जिसको लेकर के बहुत सारे मुकदमे जो है सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं। और इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि प्रदर्शनकारियों के द्वारा सार्वजनिक सड़कों को अनिश्चित काल तक के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता और इसीलिए अथॉरिटी को जो है इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि इस तरह के जो धरना प्रदर्शन है वह ऐसी जगहों पर हो जहां से दूसरे लोगों को कोई नुकसान या फिर उनके जो अधिकार का हनन है वो ना हो सके। इस एडिटोरियल में ये बताने का प्रयास किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं इन आंदोलनों को लेकर के, खास करके यहाँ पर चर्चा हुई है किसान आंदोलन की, उसके दो मायने निकल सकते हैं। पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अंतहीन विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति को अस्वीकार कर रहा है और दूसरा यहाँ पर यह बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा लोगों की शिकायतों का समाधान खोजने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है और सरकार इसके समाधान को खोजने में असमर्थ है। तो यहाँ पर दोनों तरह की बातें उठ करके सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि आप अंतहीन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को रोक करके नहीं रख सकते और दूसरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि सरकारों को जो किसानों की शिकायतें हैं उसके समाधान को खोजने को लेकर के काम करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों की आलोचना की गई है एक तरीके से और इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से सरकार को किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए उससे बातचीत करना चाहिए, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि वहां पर जो गतिरोध पैदा हुआ है उसे दूर किया जा सके। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ का जो मामला है जो कि 2018 में हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों के हितों को लेकर के संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया था और कहा था कि पुलिस को शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन के लिए क्षेत्र के सीमित उपयोग हेतु एक उचित तंत्र तैयार करना चाहिए और इसके लिए मानदंड निर्धारित करने चाहिए। यानी कि अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है, तो यहाँ पर प्रशासन को जो है उसे एक ऐसा जगह देना चाहिए जहाँ पर वो अपने विरोध प्रदर्शन को कर सके और जिससे दूसरे लोगों को यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनका हित भी नुकसान नहीं हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह के निर्णय पहले भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिए जा चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है ये, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है ए फिस्टिंग क्राइसिस इन द पाक स्ट्रीट और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो समुद्री रेखा है वह क्लियर नहीं है और इस कारण से यहाँ पर दोनों देश के मछुआरे एक दूसरे की समुद्री सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर श्रीलंकन नेवी के द्वारा कभी कभी जो भारतीय मछुआरे उनकी सीमा में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके नावों को जला दिया जाता है और बहुत सारे मछुआरों की मृत्यु श्रीलंकन नेवी के एक्शन के कारण हो चुकी है। और इसी तरह का न्यूज़ पिछले दिनों आया जहां पर कुछ मछुआरों की मृत्यु इस समुद्री सीमा को पार करके श्रीलंका के वाटर में जाने के कारण वहां पर जो एक्शन लिया गया उनके खिलाफ वहां की नेवी के द्वारा उसके कारण हुई है और इस मामले के कारण अभी जो ये मुद्दा है वो फिर से
चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस मुद्दे को सुलझाया नहीं गया तो इस कारण से भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं वह भी खराब हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आखिर ये जो मामला है वो क्या है। आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत पहले से ही जो भारत के मछुआरे हैं वह रामेश्वरम और आसपास के तटों से तलाई मन्नार और कच्छातीवु तटों की तरफ बढ़ते रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, जो कि समृद्ध समुद्री संसाधनों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पर बहुत पहले से ही भारतीय मछुआरे कच्छातीवु द्वीप के आसपास और तलाई मन्नार के आसपास मछली पकड़ने जाते हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो समस्या है वो पहले इतनी गंभीर नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका में जो LTTE के साथ वहाँ की सेना का युद्ध हो रहा था, तो इस टाइम पर जो है जो भारतीय मछुआरे श्रीलंका के वाटर में प्रवेश करते थे उन्हें कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता था, क्योंकि LTTE के द्वारा भी और श्रीलंकन नेवी के द्वारा भी जो भारतीय मछुआरे थे उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाता था। यहाँ पर जो भारतीय मछुआरे हैं वह LTTE को भी और श्रीलंका के नेवी को भी इन दोनों के बारे में खबरें देती थी। इसीलिए ना तो श्रीलंकन नेवी के द्वारा और ना ही LTTE के द्वारा इन पर कभी कोई कार्रवाई की गई थी। लेकिन जैसे ही श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म हुआ उसके बाद से ही ये जो समस्या है वह काफ़ी विकराल हो गई। आपको ये ध्यान में रखना है कि 2009 में श्रीलंका में जो गृह युद्ध की समाप्ति हुई और उसके बाद से जो श्रीलंकन नेवी के द्वारा इस ओर पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया और यहाँ पर जो मछुआरे भारत से आते थे उन्हें पकड़कर उनके नावों को जला दिया जाता था, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। यानी कि जो समस्या है गृह युद्ध समाप्त होने के बाद से शुरू हो गया। तो भारतीय मछुआरों की जो गिरफ्तारियां हैं, उन पर जो हमले हैं वह श्रीलंकन नेवी के द्वारा यहाँ पर बढ़ गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, ये है कच्छातीवु द्वीप और ये है तलीमन्नार द्वीप, जिसके आसपास जो है मछली पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरे बार बार जाते हैं। यहाँ पर जो कच्छातीवु द्वीप का मामला है उसके जो स्वामित्व का मामला है वो अभी तक दोनों देशों के बीच में सुलझा नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यह ऐसा एरिया है जहाँ पर जो तमिल मछुआरे हैं वह सदियों से मछली पकड़ने के लिए जाते थे और वे अभी भी समझते हैं कि इस द्वीपों पर उनका अधिकार है। लेकिन 1974 में भारत सरकार के द्वारा तमिलनाडु सरकार से परामर्श किए बिना कच्छातीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया और इसके बाद से ही यहाँ पर जो है प्रॉब्लम शुरू हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो समझौता हुआ था उसके अनुसार जो भारतीय मछुआरे हैं वह इन द्वीप पर जा सकते थे, लेकिन सिर्फ आराम करने के लिए, अपने जालों को सुखाने के लिए, या फिर ये जो कच्छातीवु द्वीप है वहाँ पर सेंट एंटोनी उत्सव में बहुत सारे मछुआरे यहाँ पर एकत्र होते हैं। इसके लिए जो है भारतीय मछुआरों को इस समझौते के अनुसार वहाँ पर जाने की अनुमति थी, लेकिन मछली पकड़ने की अनुमति को लेकर के यहाँ पर कोई भी बात नहीं कही गई थी और इसी को लेकर के यहाँ पर पूरी समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आपको ये भी समझना है कि आखिर जो कच्छातीवु द्वीप है जिसके आसपास भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, इस समस्या की शुरुआत कैसे हुई। और ये जो मामला है अभी भी दोनों देशों के बीच में सुलझा नहीं है, जिसके कारण श्रीलंकन नेवी के द्वारा बार बार भारतीय मछुआरों को पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है, उन पर हमले किए जाते हैं, उनके नावों को जला दिया जाता है और जिसके कारण भारत के बहुत सारे मछुआरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। यहाँ पर एक और मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उठाया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय मछुआरों के द्वारा बड़ी बड़ी नौकाओं का उपयोग किया जाता है और इस कारण से भी जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वे भारतीय मछुआरों का इस एरिया में विरोध करते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन करके सामने आई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एडिटोरियल के शुरुआत में ही ये कहा गया है कि जो बॉटम ट्रैवलिंग होती है उस पर जो है रोक लगा देना चाहिए, यानी कि ऐसे नौकाएं जो कि बड़ी होती हैं और समुद्र तल से भारी मात्रा में मछलियों को निकालने का काम करती हैं, उसे जो है यहाँ पर रोक देना चाहिए और जो भारतीय मछुआरे हैं उनको भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पर इस समस्या का हल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो गरीब मछुआरे हैं वे अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी जान पर खेलकर श्रीलंकन वाटर में प्रवेश करते हैं और उन्हें वहाँ की नेवी का सामना करना पड़ता है।
तो इसी बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो ये अनसुलझे मामले हैं उन्हें जो है सुलझा लेना चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर भारत सरकार के द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा और श्रीलंका के द्वारा वह कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे कि इस मामले को सुलझाया जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले तमिलनाडु को ये जो बोटम ट्रेवलिंग होती है उस पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि इसके कारण भारी मात्रा में जो मछली भारतीय मछुआरों के द्वारा इस एरिया से पकड़ करके ले जाया जाता है। और यहाँ पर जो श्रीलंकन मछुआरे हैं जिनके पास छोटी नौकाएं होती हैं वे ज़्यादा मछली नहीं पकड़ पाते। तो यहाँ पर एक काम ये करना चाहिए। दूसरा कि भारत सरकार को श्रीलंका सरकार के साथ इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि अगर दोनों देश के जो मछुआरे हैं अगर वह एक दूसरे देश की सीमा में चले भी जाते हैं तो यहाँ पर दोनों देशों की नेवी के द्वारा बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस तरह का काम करके एक माहौल बनाया जा सकता है जिस माहौल में इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है ये, मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि आखिर ये जो मामला है वह कहाँ से शुरू होता है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है CO2 इमिशन इन 2020 एवव डिकेडल एवरेज, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। और यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 2019-20 में जो CO2 का इमिशन हुआ वह 2018-19 की तुलना में थोड़ा कम जरूर था, लेकिन पिछले एक दशक में जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है उससे कहीं ज़्यादा था। यानी कि पिछले 10 सालों में जो CO2 का इमिशन हुआ है उसका जो औसत है यह उससे अभी भी ज़्यादा है, लेकिन 2018-19 की तुलना में यहाँ पर CO2 का जो इमिशन है उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आई है और इस कारण से थोड़ी बहुत CO2 के इमिशन में भी कमी आई है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग है वह लगभग 5.6% घटा है 2020 में महामारी के लॉकडाउन के कारण। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण 2019-20 में CO2 का जो इमिशन है वह 18-19 की तुलना में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी यह पिछले 10 वर्षों का जो औसत है उससे ऊपर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दिन प्रतिदिन जो उत्सर्जन है वो बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कहा गया है कि CO2 के अलावा अगर हम मीथेन की बात करें तो यहाँ पर मीथेन का जो उत्सर्जन है उसमें वृद्धि हुई है 2018-19 के मुकाबले जो है 2019-20 में ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन देखा गया है। और यह जो उत्सर्जन है वो पिछले एक दशक के जो वार्षिक वृद्धि है उससे भी अधिक है। इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक और ग्रीन हाउस गैस है उसमें भी वृद्धि देखी गई है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का चर्चा किया गया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA की वार्षिक ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स का जिक्र किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1990 से 2020 के दौरान यानी कि एक दशक के दौरान लंबे समय तक रहने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें जो है 47% की वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वह कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है डिफेंस एक्सपोर्ट्स अप बाई 334% इन 5 ईयर। और ये किसने कहा है? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये कहा गया है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये टॉपिक जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कहा गया है कि सरकार के अथक प्रयासों के कारण जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें 334% का इजाफा हुआ है और भारत के द्वारा 75 से ज्यादा देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचे गए हैं।
और यहाँ पर कहा गया है कि इस बात से पता चलता है कि भारत के द्वारा बनाए गए जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जो सामग्रियां हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और जिसके कारण यहाँ पर ये इजाफा देखने को मिला है। और यहाँ पर रक्षा मंत्री के द्वारा जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है 2022 में गांधीनगर में, उसको लेकर के एक बैठक की गई थी और वहीं पर ये जानकारी दी गई है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है और इसमें भारत का जो योगदान है वो काफ़ी कम है। और जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में भारत के द्वारा बनाए गए जो डिफेंस इक्विपमेंट है, जो हथियार हैं, उनकी मांग बढ़ी है, उससे भारत इस व्यापार में भी एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकता है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 13 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है ईरान टू होस्ट मीट ऑन अफगानिस्तान, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ पर कहा गया है कि ईरान के द्वारा अफगानिस्तान पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी और यहाँ पर चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रसिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्हें ईरान के द्वारा आमंत्रित किया गया है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ईरान के द्वारा भारत को जो है यहाँ पर न्योता नहीं दिया गया है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। आप सभी जानते हैं कि अभी भारत के द्वारा इजराइल, यूएई और यूएस का जो गठजोड़ है उसके साथ बातचीत की गई, उनके जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई है और इसका असर कहीं ना कहीं ईरान पर पड़ा है। जिस तरीके से भारत इजराइल और यूएई के साथ बातचीत कर रहा है उससे ईरान जो है वह खुश नहीं है और उसका असर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ईरान के द्वारा भारत को जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें बुलाया नहीं गया है। जबकि आपको ध्यान रखना है कि रूस के द्वारा जो चर्चा की गई थी अफगानिस्तान के ऊपर, वहां पर भारत को आमंत्रित किया गया था, लेकिन यहां पर ईरान के द्वारा जो है भारत को बुलाया नहीं गया है अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो जो एक कयास लगाया जा रहा था कि अगर भारत इजराइल और यूएई के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि ईरान के साथ जो उसके संबंध हैं उस पर इसका असर पड़े। और यहाँ पर भारत को ईरान के साथ जो अपने संबंध हैं उसे उतना ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए जितना कि उसके संबंध इजराइल और यूएई के साथ हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बात है जिसको कि आपको यहाँ पर समझना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच संघर्ष का परीक्षण करें। विरोध करने की स्वतंत्रता और जनता के स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार। इस बहस को विशेष रूप से कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध में लागू करें और मूल्यांकन करें। तो इस पे हमने चर्चा किया था। जब आप इसके उत्तर की संरचना करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ 250 शब्दों में जो है इस उत्तर को लिखना है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। आप भूमिका में सबसे पहले इस पूरे मामले को समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो मामला है वो आगे बढ़ा है। और यहाँ पर मुख्य भाग में आप यह बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो हमारे संविधान में ये जो अधिकार दिए गए हैं, यानी कि विरोध करने की जो स्वतंत्रता का अधिकार है और जनता का स्वतंत्र आवाजाही का जो अधिकार है, उसको यहाँ पर आप समझा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अनुच्छेद का उपयोग करेंगे तो आपके उत्तर को और खूबसूरती मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं जिसकी चर्चा मैंने एडिटोरियल में समझाते वक्त की है, उसका आप उल्लेख करें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों अधिकारों के बीच में तालमेल बैठाने को लेकर के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। तो इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए आप यहाँ पर समझा सकते हैं कि जो दोनों अधिकार हैं, यानी कि विरोध करने का अधिकार और जनता की स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार, इन दोनों के बीच में जो हाल फिलहाल में संघर्ष देखने को मिला है वह किस तरीके से किसान आंदोलन में भी देखने को मिला है और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखने का प्रयास करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, मछुआरों के विवाद को सुलझाने में विफलता भारत श्रीलंका संबंधों को आहत कर सकती है, स्पष्ट करें। तो यहाँ पर इस पर भी हमने चर्चाएं की हैं। यहाँ पर जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में जो हाल की घटनाएं हुई हैं जिसमें भारतीय मछुआरे मारे गए हैं उसका आप उल्लेख करें
और उसके बाद जो इसका मुख्य भाग है उसमें आप ये समझाने का प्रयास करें कि आखिर यह विवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो जिसकी बात मैंने वहाँ पर की है उसको आप यहाँ पर लिखने का प्रयास करें, लेकिन कम शब्दों में, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो 250 शब्दों का है। और इसके अलावा जो सबसे अंतिम में आप ये समझा सकते हैं कि इस विवाद को कैसे खत्म किया जाए, कौन कौन से कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए, और इसके बाद आप अपने निष्कर्ष को लिख सकते हैं। यहाँ पर आप समझा सकते हैं कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन छोटे विवादों को सुलझा करके ये दोनों अपने संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे से जुड़े हुए हैं, आप लोग इनको जरूर पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।